हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे, पढ़ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इससे पहले, पढ़ाने से पहले थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, मैंने तुमको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया है आप सभी लोगों को कि मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट निःशुल्क जीएस पढ़ाऊँगा। ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है मेरी। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जीएस की क्लास जो है हर वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप A to Z चाहे जो भी एग्ज़ाम देना चाहें, CGL का है, GD का है, UPP का है, अन्य जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं आपके, ठीक है, तो आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहें सबके लिए ये क्लास सफिशिएंट होने वाली है। हर एक क्लास में, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक भैया, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो क्लास है अन्य लोगों तक आराम से पहुंच सके और अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, देखिए, जीतने का मज़ा तभी होता है जब कंपटीशन हार्ड होता है। ठीक है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपटीशन में होंगे तो फिर बात ही कुछ और होती है। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताते रहिए कि वीडियो में कमी क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए, व्यक्ति गलती करके ही सुधरता है। जब आप कमियां हमारी बताएंगे तभी मैं उसमें सुधार करूंगा। अगर आप कमियां नहीं बता रहे हैं तो फिर कैसे सुधार करेंगे हम? क्योंकि इंसान सुधार तभी कर सकता है जब उसको पता हो कि उसके अंदर कमी क्या है। ठीक है, जब कमियां पता होंगी तभी सुधार किया जा सकता है। और आप जितना ज़्यादा अपनी कमियों में सुधार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सबसे बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल जो पॉलिटी की क्लास हमारी हुई थी, तो पॉलिटिकल लेक्चर फर्स्ट था, तो उसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हमारे संविधान की, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्यों हम लोगों को आवश्यकता पड़ी संविधान बनाने की, और संविधान बनाने के लिए कैसे अंग्रेज आए, किस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों की नींव पड़ी, कब स्थापना हुई, उसके बाद ब्रिटेन ने कौन कौन से कानून बनाए हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहला चार्टर एक्ट 1773 में बन के आता है, उसके बाद 1784, उसके बाद 1813। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ते चलेंगे और 1947 तक अधिनियम बन के आते रहते हैं। मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने का दो प्रकार का शासन रहा है, एक तो किसका शासन, कंपनी का शासन, और एक ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन। तो कंपनी का शासन कब तक रहा है? कंपनी का शासन रहा है 1773 से 1858 तक, और ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ लिया था 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था। आज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये अगला कानून 1833 में बन के आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, कंपनी का चाय और चीन के साथ एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है भैया, चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अगला आप लोग लिखिएगा कंपनी के गवर्नर जनरल को कंपनी के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था, पहले कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। जब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो फिर क्या होता है, जो कंपनी का या बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, आप याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लिख लीजिएगा आप लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लिख लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बनाया गया, जनरल बनाया गया, बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। ये तीन बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझ लेते हैं। भैया मैंने कल बताया था चाय और चीन एकाधिकार के बारे में हम लोग इससे पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो जो 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये बताया गया था कि कंपनी का केवल चाय और चीन के साथ एकाधिकार रहे, उसके बाद चाय और चीन के साथ एकाधिकार रहेगा, बाकी कोई एकाधिकार कंपनी का नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद जब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो कहा जाता है जो कंपनी का एकाधिकार था चाय और चीन पर, उसे भी समाप्त कर दिया गया। बोले अब इस पर भी कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा, अब अन्य कंपनियां भी चाय और चीन का व्यापार भारत से कर सकती हैं। ठीक है, अगला मैंने आपको लिखवाया, कंपनी के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अगला भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला आप लिखिए, अगली हेडिंग डालिए आप लोग, अगली हेडिंग डाल लीजिए 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। हेडिंग डाल लीजिए 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया, देखिएगा इसमें लिख लीजिएगा, कंपनी पर और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया, कंपनी पर और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, भारतीय सिविल सेवा को भारतीय सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया। अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, लिख लीजिएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर प्रथम आईसीएस बने, बने। ठीक भैया, ये आपके 3 पॉइंट है। देखो जब 1853 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कंपनी पर और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। जो ब्रिटेन की सरकार है वो कंपनी पर और नियंत्रण बढ़ा देती है। क्यों?
क्योंकि उस समय कंपनी धीरे धीरे कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अमीर होते चले जा रहे थे, कंपनी का दिवाला निकला जा रहा था। ठीक है, अब जब कंपनी के अधिकारी अमीर होते चले जा रहे थे तो कंपनी का दिवाला निकला जाता था, कंपनी और जो कंपनी को जो मुनाफा होता था वो ब्रिटेन की सरकार को मिलता था। अब जो कंपनी के कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है या कंपनी के कर्मचारी जो लाभ उठा रहे हैं तो वो तो उनका निजी लाभ है, वो गवर्नमेंट को थोड़ी ना देंगे। और जो कंपनी को मिलता था उसमें शेयर था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने देखा कि कंपनी दिन पर दिन घाटे में जा रही है और अधिकारी अमीर होते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या किया, 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी पर और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया, उसके ऊपर और सख्ती कर दी, अधिकारियों पर भी अन्य कर्मचारियों पर भी। और 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही भारतीय जो सिविल सेवा है, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा, अभी हम लोग उसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं, आईएएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, पहले ये सिविल सेवा के नाम से था। ठीक है, जैसे आईएएस, तो उसमें पहले आईएएस वाली पोस्ट जो इस समय है वो पहले आईसीएस की होती थी। ठीक, तो भैया ऐसा होता था। तो भारतीय जो सिविल सेवा है इसको भारतीयों के लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, अभी 1853 में ओपन किया गया है भारतीयों के लिए, इससे पहले सिविल सेवा थी तो, लेकिन भारतीयों के लिए ओपन नहीं थी। ठीक भैया, लेकिन अब 1853 में भारतीयों के लिए ओपन कर दिया गया है 1853 के एक्ट में। और सत्येंद्र नाथ ठाकुर पहले आईसीएस यानी कि पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस सेवक बने। ठीक है भैया, पहले भारतीय सिविल सेवक बने सत्येंद्र नाथ सिन्हा, यानी कह सकते हैं कि जो इस समय आईएएस है तो पहले आईएएस यही बने थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक भैया, पहले आईसीएस बनते हैं। अब देखिए, भारतीयों को सिविल सेवा के लिए खोल तो दिया गया था, लेकिन कंडीशन थी। अब वो कंडीशन क्या थी हम लोग समझ लेते हैं जरा से। देखिए कि भैया वो कंडीशन ये थी, 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारतीयों के लिए खोल तो दिया गया, लेकिन कंडीशन ये थी कि जो परीक्षा होगी वो कहाँ आयोजित होगी, वो ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। अब देखिए आप कितना माइंड लगाते थे ये लोग ये कहते थे कि इनको अधिकार भी दे दो और मिले भी ना इनको कुछ, यानी कि ये भी ना कहने वाले रहे कि भाई भारतीयों के लिए खोला नहीं आपने सिविल सेवा को, तो बोले भारतीयों के लिए सिविल सेवा को खोल भी दो और ऐसा कुछ सेट करो कि कोई भारतीय हो ना पाए। ये अंग्रेज थे, ये इनकी मानसिकता थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, जाओ सिविल सेवा को खोल दिया भारतीयों के लिए, अब लेकिन कंडीशन है। तो बोले क्या कंडीशन है, बोले परीक्षा जो होगी वो कहाँ होगी, ब्रिटेन में होगी, इंग्लैंड में होगी। ठीक है, और परीक्षा होगी किस माध्यम में, परीक्षा होगी अंग्रेजी माध्यम में। अब सारा पेपर इंग्लिश में होगा। ठीक है, और परीक्षा होगी कहाँ, इंग्लिस्तान यानी कि ब्रिटेन में होगी। अब वहां के लोग तो इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, बोलते हैं। ठीक भैया, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते थे। ठीक है, तो कैसे पेपर देते वो लोग, कैसे एग्जाम देते, तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, यही उनकी मंशा थी। ठीक भैया, तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों की कंडीशन थी कि परीक्षा ब्रिटेन में होगी और अंग्रेजी माध्यम होगी। फिर भी हमारे एक भारतीय, कौन, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है भैया, एक भारतीय कौन, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, 1864 में इन्होंने क्या किया, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि सोचिए, ये भारतीय हैं, ऐसे भारतीय हैं, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इन्होंने क्या किया, परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभी तो हमारे वहां सब देख ही रहे हैं आप लोग कैसा होता है, जिस माध्यम में आप पेपर देना चाहें उस भाषा के माध्यम में पेपर होता है, फिर भी क्वालिफाई नहीं होता। अब आप ये एक हिसाब से प्रेरणा के स्रोत हैं, ठीक है, युवाओं के लिए, कि उस समय जब परीक्षा ब्रिटेन में होती थी और इंग्लिश माध्यम में होती थी, तब ब्रिटेन वालों को पीछे करके ये बने हैं सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ये पहले आईसीएस बने हैं। तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं भैया हम लोगों के। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला लिख लीजिए आप, भारत शासन अधिनियम 1858, हेडिंग डाल लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1858।
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अब देखिए, याद कीजिए मैंने आपको एक चीज इससे पहले बताई थी कल वाली क्लास में कि कंपनी का शासन कब से कब तक चलता है भैया, 1773 से 1858 तक है। 1858 के बाद सीधे ब्रिटेन की सरकार सीधे रेगुलेट करती है, शासन चलाती है। ठीक, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया। अभी देखो, भारत शासन अधिनियम 1858 आया है। होता भैया ये है कि आप लोगों को जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 1757 का जो रेवोल्यूशन है, मंगल पांडे वाली क्रांति, लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी। मंगल पांडे का तो नाम सुना होगा, बैरकपुर छावनी, ठीक है, वहां से विद्रोह होता है। वो 1857 का विद्रोह था। एक स्टोरी आती थी ना, चर्बी लगे कारतूस वाली, मुंह से खोलना पड़ता था, ऐसी कहानी क्लास में आती थी। तो वही था, वो 1857 के समय का विद्रोह है। झांसी की रानी की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, वो भी 1857 के विद्रोह के समय की ही है। ठीक है, तो उस समय भैया क्या हुआ, 1857 में एक व्यापक स्तर पर भारत में विद्रोह हो गया, और बहुत बड़ा विद्रोह था। कई अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए, कई जगह से अंग्रेजों की सरकार यानी कि सत्ता अंग्रेजों की खत्म कर दी गई, कई अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए। ठीक है, तो बहुत हानि हुई उस समय, अंग्रेजों को भी क्षति हुई, और जब विद्रोह को दबाया गया तो भारतीयों को भी क्षति हुई। तो अंग्रेजों जब इतनी व्यापक स्तर पर विरोध हो गया, तो फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो कमी है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और बी है। अब ए क्या कर रहा है, बार बार बी को मार रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी को बार बार मार रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अब ये पागल तो है नहीं। ठीक है, तो बार बार मार रहा है तो इसका मतलब बी में कुछ कमी है, बी कुछ कहता होगा उससे, तभी तो एक बार मारा, फिर बी ने कुछ कह दिया, दोबारा मारा। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि भाई कंपनी के शासन में कुछ तो कमी है, अब कमी है, इसीलिए तो इतना बड़ा विद्रोह हो गया। कमी ना होती तो क्यों विद्रोह होता। ठीक है, आप किसी को तो तब कहेंगे जब उसमें कोई कमी होगी, कमी नहीं होगी तो क्यों कहेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन की सरकार ने ये सोचा, तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भैया आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से केवल और केवल व्यापार करेगी, भारत पर शासन नहीं करेगी। ठीक है, जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल भारत से व्यापार करेगी, अब शासन नहीं करेगी। शासन कौन करेगा फिर, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, सीधे ब्रिटिश सरकार यहाँ पर सीधे शासन को संभालेगी। ठीक है भैया, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख लेते, तो लिखो 1858, इसमें लिखिए इस अधिनियम के द्वारा, लिख लीजिए भैया, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक भैया, अगला लिख लीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, इसी में आगे लिख लीजिएगा डैश करके, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, प्रथम वायसराय बना। ठीक है, कौन बनता है भैया, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। अगला लिख लीजिएगा, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया।
भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। इसमें लिख लीजिएगा भारत के प्रथम सचिव, भारत के प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनली। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली बने। भारत के प्रथम सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टैनली बने। ठीक है, तो ये बातें हो गई, आप इसमें याद रखिएगा। देखो, जब भारत शासन अधिनियम 1858, मैंने बता दिया, मैंने भी आपको बताया कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। फिर जो भारत का गवर्नर जनरल था, अभी मैंने लिखवाया आपको, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या बना है? भारत का प्रथम वायसराय बना है। ठीक भैया, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। एक भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, अब ये सचिव कहाँ रहता था? ये सचिव ब्रिटेन में रहता था। ठीक है, एक भारत सचिव का पद बना दिया गया। तो ये सचिव क्या कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था। और इसके कार्य को देखने के लिए 15 सदस्यीय समिति थी। ये था, एक सचिव था और इसके साथ में कार्य करने के लिए 15 सदस्यीय समिति थी। ठीक, तो वो लोग कार्य करते थे। तो भारत का प्रथम जो है सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आशा करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला अधिनियम आप लोग लिख लीजिए। अगला अधिनियम लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1861। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861, 161। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1861। तो भैया इसमें देखिए क्या बात होती है। देखिए, सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अधिनियम की शुरुआत की गई। जनप्रतिनिधि अधिनियम, ये अधिनियम लिखाओ भैया। जनप्रतिनिधि अधिनियम की शुरुआत की गई, की शुरुआत हुई। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की शुरुआत होती है इसी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है भैया, अगला पॉइंट आपका है गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। क्या मिल गई भैया? वीटो शक्ति मिल गई। गवर्नर जनरल को क्या मिल गया भैया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो समझाते हैं हमें पहले, जो भारत शासन अधिनियम 1861 था, तो इसमें कहा गया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की शुरुआत की गई। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, हम लोग जब जनप्रतिनिधि अधिनियम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, गवर्नर जनरल को जो है वीटो पावर मिल गई थी। वीटो पावर का मतलब ये होता है, एक प्रकार से शक्ति होती है। वीटो एक ऐसी शक्ति होती है, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, इसको वीटो पावर दे दी गई। ठीक है, वीटो पावर दे दी गई, और मान लो जब भी कोई कानून बन के आए और अगर ये अकेला कह दे, ये अकेला कह दे कि ये नहीं होगा, तो फिर चाहे 10 लोग इधर हों, लेकिन अगर इसने कह दिया है तो फिर वो कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीटो पावर इसके पास है। ठीक है, आप समझ गए, वीटो पावर। तो जिसके पास वीटो पावर होती है उसका पावर सबसे ज्यादा होता है। 10 लोग अगर एक तरफ है और ये अकेले एक तरफ है, लेकिन अगर इसके पास वीटो पावर है और ये अगर मना कर दे कि ये काम नहीं होगा, तो फिर ये 10 लोग चाह जाए तब भी वो काम नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला मना कर रहा है। और वीटो पावर किसके पास है? इसके पास है। ठीक है, तो ये होता है वीटो पावर। तो गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया भैया? वीटो पावर दे दी गई। ठीक है, अगला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए भैया, भारत शासन अधिनियम 1909। इसको हम लोग थोड़ा विधिवत पढ़ेंगे।
देखिए आप लोग भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक भैया। एक नाम इसका और भी है, इसको लिख लीजिए मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। उस समय मार्ले गवर्नर जनरल, वो मार्ले वायसराय था और मिंटो गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। समझ में आ गया भैया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसकी एक बेसिक बात यही है, ठीक भैया। इसकी एक बेसिक बात ये है, बेसिक बात कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम में क्या किया गया है, जो मुस्लिम लोग हैं उनको पृथक निर्वाचन दे दिया गया है, ठीक है। पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अब हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। अब देखो सांप्रदायिक प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है, ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ही यही है कि मान लीजिए एक धर्म ले लो आप, मुस्लिम ले लो, मुस्लिमों को दिया गया था तो हम लोग मुस्लिम ले लेते हैं, मुस्लिम। अब इसमें क्या होगा, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। मान लीजिए इलेक्शन हुआ तो कौन खड़ा होगा, ए मान लो कोई खड़ा हुआ, तो ये जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ये भी मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा और इस क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे और कोई वोट नहीं डालेगा। यही है क्या भैया, है यही है हमारा पृथक निर्वाचन, ठीक है। बात समझ में आ रही। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली ये है कि मान लो एक धर्म का ही व्यक्ति खड़ा होगा और उसी धर्म के लोग वोट डालेंगे। जैसे मुस्लिम धर्म का कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, देखो मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम यूपी मान लेते हैं, यूपी मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, यूपी मान लिया। अब मुस्लिमों को जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई है तो यहां से मुस्लिमों को जब पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई तो मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। मान लो ए कोई है और ये मुस्लिम कैंडिडेट है तो ये खड़ा हो गया, और तो वोट कौन डालेगा, वोट मुस्लिम ही डालेंगे और कोई वोट नहीं डाल सकता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यही है भैया, ठीक है, कि मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट डालेगा। तो जो मार्ले मिंटो सुधार है या भारत शासन अधिनियम 1909 है, यही कारण है, ठीक है। इस अधिनियम में भी यही एक बात इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही वो अधिनियम है जिसने लास्ट में जाकर भैया 1947 में हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये कारण है, आज 1909 में ये बीज बोया गया है, ठीक है, और ये जब पेड़ बड़ा होकर तैयार होगा, ठीक है, तो ये देश का विभाजन करता है। तो आप याद रखिएगा, इसका बीजारोपण इसी अधिनियम में किया गया है। अगर उस दिन अंग्रेज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली न देते तो आज भारत के 2 टुकड़े नहीं होते, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी और धीरे धीरे इसकी मांग तेज हो गई, और 1947 आते आते इसकी मांग इतना तेज हो गई कि उन्होंने द्विराष्ट्र की मांग कर दी और सीधे एक अलग राष्ट्र के ही बना दिया, पाकिस्तान, ठीक है। तो आप समझिएगा, अंग्रेजों का हमेशा से मतलब यही रहा है, डिवाइड एंड रूल। तो वो अपने कानून भी ऐसे ही बनाते थे कि ये आपस में लड़ जाएं, आपस में लड़ेंगे तो फूट पड़ेगी और फूट पड़ेगी तो हम राज करेंगे। यही इनका सिस्टम था। 1909 में भी अंग्रेजों ने यही चाल चली, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है इसमें लिख लेते हैं भैया, आप लोग लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए बजट पर चर्चा के साथ पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई,
ठीक है भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले ऐसा होता था कि बजट पर चर्चा तो कर सकते थे भारतीय, लेकिन कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न का मतलब है कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 1909 का अधिनियम आया तो कहा गया कि बजट पर आप चर्चा भी कर सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भैया आपका ये है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिए सर्वप्रथम निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया भैया? निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया अगला लिखिएगा पहली बार, अगला पॉइंट है पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। ठीक भैया, आगे डैश करके इसमें लिख लीजिएगा पहले सदस्य, वायसराय की कार्यकारिणी के पहले सदस्य लिख लीजिएगा, पहले सदस्य लिख लीजिए आप लोग। कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है भैया, तो इसको याद रखिएगा, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यता दी गई है और वायसराय की कार्यकारिणी के पहले सदस्य कौन बनते हैं? सत्येंद्रनाथ सिन्हा बनते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सत्येंद्रनाथ ठाकुर क्या थे? पहले आईसीएस ऑफिसर थे, और जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा है ये क्या है? ये वायसराय की कार्यकारिणी के पहले सदस्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रदान की गई। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लिख लीजिएगा लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लिख लीजिए सांप्रदायिक प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बाद में हम लोग समझ लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक भैया, अब देखिए आप, भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? बजट पर चर्चा करने के साथ पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। यानी कि बजट पर आप चर्चा तो कर ही सकते हैं, साथ में क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इससे पहले क्या था? बजट पर चर्चा तो कर सकते थे लेकिन क्रॉस प्रश्न नहीं कर सकते। दूसरा, सर्वप्रथम निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया भैया? निर्वाचन शब्द का प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले निर्वाचन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में कहा गया है, तो किसमें कहा गया है? 1909 में कहा गया है। दूसरी बात, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इससे पहले क्या होता था भैया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, यानी कि जो उसका ग्रुप था जो कार्य करता था, तो वायसराय की कार्यकारिणी में सारे सदस्य क्या होते थे?
अंग्रेज ही होते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या बनाया गया है, इस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा क्या है भैया, वायसराय की कार्यकारिणी के पहले सदस्य बने हैं। ठीक। दूसरा भैया, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये मैंने अभी आपको बताया है। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होता और मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट डालता। मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये बीज बोया गया है हमारे देश के बंटवारे का। ठीक है, यहाँ पर ये बीज बोया गया था जिसने लास्ट में जाकर धीरे धीरे इसने 1947 में भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक। तो दूसरा, सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कौन है भैया, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास पॉलिटी की हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, जो कमियां हों उनको आप बताइएगा, और भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप एक बात याद रखिएगा, मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं निःशुल्क जीएस पढ़ाऊंगा और ऑल वन डे एग्जाम के लिए सफिशिएंट जीएस पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा वादा है, ये मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, तो फिर पढ़ाऊंगा। ऑल लेक्चर आपको निःशुल्क प्रोवाइड होगा और टॉपिक टू टॉपिक प्रोवाइड होगा, जिस सब्जेक्ट का भी होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर नमस्ते भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू, बाय बाय। Yeah.